हुमायूं के विरुद्ध चौसा का युद्ध किसने जीता था। हुमायूं के विरुद्ध चौसा का युद्ध किसने जीता था आपसे पूछा गया है। ऑप्शन दिया गया है मोहम्मद शाह, ऑप्शन बी शेर शाह सूरी, ऑप्शन सी सिकंदर शाह, ऑप्शन डी फिरोज शाह। तो आपको इसका सही उत्तर बताना है, क्या होगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी शेर शाह सूरी। हुमायूं के विरुद्ध चौसा का युद्ध शेर शाह सूरी ने जीता था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखते हैं चौसा के युद्ध के बारे में। चौसा का युद्ध मुगल सम्राट हुमायूं और अफगान शेर शाह सूरी के बीच एक उल्लेखनीय सैन्य युद्ध थी। यह जून 1539, आपको डेट भी याद रखना है, यह 26 जून 1539 को चौसा में लड़ा गया था। शेर शाह विजयी हुए और उसने स्वयं को फरीद अल दीन शेर शाह का ताज पहनाया। तो कौन विजयी हुआ था, तो शेर शाह विजयी हुए थे और उसने स्वयं को फरीद अल दीन शेर का ताज पहनाया, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न दिया गया है, जफर खान दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस शासक का प्रसिद्ध सेनापति था। तो जफर खान दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस शासक का प्रसिद्ध सेनापति था आपसे पूछा गया है। ऑप्शन दिया गया है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी बलबन। तो आपको इसका सही उत्तर बताना है, क्या होगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अलाउद्दीन खिलजी। जफर खान दिल्ली सल्तनत के अलाउद्दीन खिलजी शासक का प्रसिद्ध सेनापति था, आपको याद रखना है और कापी कलम लेकर बैठिए और नोट भी करते रहना है। जफर खान वह सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था जिसने 1297 एक मंगोल आक्रमणकारी दुआ खान को हराया था। अगला पॉइंट, कुतलू ख्वाजा द्वारा 1299 के मंगोल आक्रमण के दौरान जफर खान सेना का दक्षिणपंथी सेनापति था। वह एक घात द्वारा काट दिया गया था और मारा गया था, लेकिन अलाउद्दीन की सेना द्वारा मंगोलों को फिर से भी खदेड़ दिया गया था। उसने अलाउद्दीन के शासनकाल के दौरान कई बार मुल्तान, समाना और सिविस्तान का प्रभार संभाला, आपको याद रखना और कॉपी में नोट करते रहना है। और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी क्लिक कर ले जिससे आने वाले वीडियो आपको मिलते। ऑप्शन दिया गया है आनंदपुर साहिब निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन दिया गया हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी पंजाब। तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी पंजाब। आनंदपुर साहिब पंजाब राज्य में स्थित है। आनंदपुर साहिब यह सतलज नदी के पास पंजाब में स्थित है। सिखों के अंतिम दो गुरु गुरु गोविंद सिंह और गुरु तेग बहादुर यहीं रहते थे। तो सिखों के अंतिम दो गुरु गोविंद सिंह और गुरु तेग बहादुर यहीं रहते थे। गुरु गोविंद सिंह ने यहाँ खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो आपको याद रखना है, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना कहाँ की थी, तो आनंदपुर साहिब में। आनंदपुर साहिब की स्थापना 90वें गुरु तेग बहादुर ने की थी। तो किसने की थी आनंदपुर साहिब की स्थापना, 90वें गुरु तेग बहादुर ने की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, तो सभी लोग इसको कॉपी में नोट करते रहिए। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किस चट्टान में पौधे, पशुओं और अन्य सूक्ष्म जीवों के जीवाश्म भी हो सकते हैं जो कभी उन पर रहते थे। तो आपको बताना है। ऑप्शन दिया गया अवसादी चट्टानें, ऑप्शन बी बहिर्भेदी आग्नेय चट्टानें, ऑप्शन सी रूपांतरित चट्टानें, ऑप्शन डी अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानें। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अवसादी चट्टानें, इसका सही उत्तर होगा। अवसादी चट्टानें समय के साथ तलछट, अवसाद के संचय और समेकन से बनती हैं। तो अवसादी चट्टानें समय के साथ तलछट या अवसाद के संचय और समेकन से बनती हैं। अगला पॉइंट, उनमें अक्सर पौधों, पशुओं और अतीत में रहने वाले अन्य सूक्ष्म जीव के जीवाश्म होते हैं। जीवाश्म आमतौर पर अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं क्योंकि ये चट्टानें प्राचीन रूपों के अवशेषों या निशानों को संरक्षित करती है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। तो निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, सभी को पता होगा। ऑप्शन ए नेपच्यून, ऑप्शन बी यूरेनस, ऑप्शन सी शुक्र, ऑप्शन डी मंगल। तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी शुक्र। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। शुक्र को कभी कभी पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है क्योंकि शुक्र और पृथ्वी लगभग एक ही आकार के हैं, लगभग एक ही द्रव्यमान, वे लगभग एक ही वजन के होते हैं और एक बहुत ही समान एक ही सामग्री से बने रचना के हैं। वे पड़ोसी ग्रह हैं। हालांकि शुक्र और पृथ्वी में बहुत सी असमानताएं भी हैं। शुक्र का वायुमंडल पृथ्वी के लगभग 100 गुना मोटा है और इसकी सतह का तापमान बेहद गर्म है। शुक्र के पास पृथ्वी की तरह जीवन या जल महासागर नहीं है। शुक्र भी पृथ्वी और अन्य ग्रहों की तुलना में पीछे की ओर घूमता है, इसलिए जुड़वा ग्रह कौन सा है, तो शुक्र है। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के दक्षिणी में स्थित है। तो निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत
के दक्षिण में स्थित है? आपसे पूछा गया। ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी मालदीव, ऑप्शन सी म्यांमार, ऑप्शन डी बांग्लादेश। आपको इसका सही उत्तर बताना है। क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी मालदीव। मालदीव भारत के दक्षिण में स्थित है। और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन भी क्लिक कर लें, जिससे आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिलते रहें। सात देश भारत के साथ भूमि सीमा साझा करते हैं, वे कौन कौन से? तो पूर्व में बांग्लादेश, सुदूर पूर्व में म्यांमार, उत्तर में चीन, भूटान और नेपाल। तो उत्तर में कौन कौन है? चीन, भूटान और नेपाल। उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान। कुल 9 देश भारत के साथ सीमा साझा करते हैं। 2 देश भारत के साथ जलीय सीमा साझा करते हैं, वे कौन से हैं? तो दक्षिण पश्चिम में मालदीव और दक्षिण पूर्व में श्रीलंका। आपको कॉपी में नोट करते रहना है। अगला प्रश्न, जम्मू और कश्मीर राज्य को 4 प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है, उनमें से एक अर्ध पर्वतीय मैदान है, इसका अन्य नाम क्या है? आपसे पूछा गया है। आपको इसका सही उत्तर बताना है। ऑप्शन ए कंडी पेटी, ऑप्शन बी पीर पंजाल श्रेणी, ऑप्शन सी कैथस, ऑप्शन डी तिब्बती मार्ग। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए कंडी पेटी। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। भौगोलिक रूप से जम्मू कश्मीर राज्य को 4 प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। तो भौगोलिक रूप से जम्मू कश्मीर को 4 प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है, उनमें से एक पर्वतीय और अर्ध पर्वतीय मैदान है, जिसे कंडी पेटी भी कहा जाता है। अन्य 3 क्षेत्र हैं शिवालिक श्रेणी सहित पहाड़ियाँ, कश्मीर घाटी के पर्वत और पीर पंजाल श्रेणी। अगला पॉइंट, लद्दाख और करगिल के तिब्बती मार्ग, ये अन्य 3 क्षेत्र हैं, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 52, ऑप्शन बी अनुच्छेद 377, ऑप्शन सी अनुच्छेद 60, ऑप्शन डी अनुच्छेद 74। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? जल्दी से सभी लोग बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 74 इसका सही उत्तर होगा। अनुच्छेद 74(1) में कहा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री के साथ एक मंत्रिपरिषद होगी, जो अपने कार्यों के प्रयोग में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। इसलिए अनुच्छेद 74 प्रधानमंत्री के साथ मंत्रिपरिषद की स्थापना करता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह देता है, जो अपने कार्यों को करते समय उस सलाह के अनुसार कार्य करता है। आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1949, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन डी 26 नवंबर 1950। तो सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। भारतीय संविधान जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, जो को दुनिया में सबसे लंबा होने का संदिग्ध गौरव प्राप्त है। तो भारत का संविधान जो है सब दुनिया का सबसे लंबा संविधान है। अगला पॉइंट, भारत के संविधान को दिसंबर 1946 और नवंबर 1949 के बीच बनाया गया था। इस दौरान भारत की संविधान सभा में इसके मसौदे पर खंड दर खंड चर्चा की गई थी। कुल मिलाकर सभा ने 11 सत्र आयोजित किए, जिसमें बैठकें 165 दिनों तक चली। आपसे पूछा जा सकता है इसमें बैठकें कितने दिनों तक चली? तो 165 दिनों तक चली। संविधान सभा में 300 सदस्य थे, इनमें से 6 सदस्यों ने विशेष रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद 3 कांग्रेस के प्रतिनिधि थे। अगला प्रश्न पूछा गया है, भारतीय संसद में विभागों से संबंधित स्थायी समितियों की संख्या कितनी है? तो भारतीय संसद में विभागों से संबंधित स्थायी समितियों की संख्या आपसे पूछा गया है कितनी है? आपको इसका सही उत्तर बताना है। क्या होगा? और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी क्लिक कर लें, जिससे आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिलते रहें। ऑप्शन ए 22, ऑप्शन बी 23, ऑप्शन सी 21, ऑप्शन डी 24। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 24। भारतीय संसद में विभागों से संबंधित स्थायी समितियों की संख्या कितनी है? तो 24 इनकी संख्या है। 24 कौन कौन सी हैं? लोकसभा के अधीन समितियां कितनी हैं और राज्यसभा के अधीन समितियां कितनी हैं? तो लोकसभा के अधीन समितियां हैं 16 और राज्यसभा के अधीन समितियां हैं 8। कौन कौन सी हैं लोकसभा के अधीन? नंबर 1 कृषि संबंधी समिति, सूचना प्रौद्योगिकी समिति, रक्षा संबंधी समिति, ऊर्जा संबंधी समिति, विदेश मामलों संबंधी समिति, वित्त संबंधी समिति, खाद्य उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी समिति, श्रम संबंधी समिति, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी समिति, रेलवे संबंधी समिति, शहरी विकास संबंधी समिति, जल संसाधन समिति, रसायन और उर्वरक समिति,
ग्रामीण विकास संबंधी समिति, कोयला और इस्पात संबंधी समिति, सामाजिक न्याय और एवं अधिकारिता समिति। ये 16 जो हैं लोकसभा की अधीन समितियां हैं। अब राज्यसभा की अधीन समितियां कितनी हैं? तो 8 हैं। कौन कौन सी हैं? नंबर 1 वाणिज्य संबंधी समिति, 2 गृह मामलों संबंधी समिति, नंबर 3 मानव संसाधन विकास समिति, 4 उद्योग संबंधी समिति, 5 नंबर विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर्यावरण और वन संबंधी समिति, नंबर 6 परिवहन पर्यटन और संस्कृति संबंधी समिति, नंबर 7 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति, नंबर 8 कार्मिक लोक शिकायत कानून और न्याय संबंधी समिति। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में।